अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगले चंद रोज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दो अहम फैसले करने जा रहा है। एक ये कि टी20 में कप्तान सलमान आगा होंगे या नहीं होंगे, यानी ऐसे कैप्टन होंगे या नहीं होंगे। दूसरा ये कि बाबर रिजवान, जिनका चर्चा खूब रहा एशिया कप के दौरान, क्या दोनों की टीम में वापसी होगी या बाबर आजम के लिए इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। इसमें मुख्तलिफ आराह हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर की बात कर रहा हूं। जो कोच माइक हैसन है वो नहीं चाह रहे कि सलमान आगा को कप्तानी से हटाया जाए। वैसे मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं तो मुझे भी लगता है कि सिर्फ 4 माह रह गए हैं टी20 वर्ल्ड कप में। इस बीच में आपके पास 2-3 सीरीज भी हैं। एक अभी अफ्रीका के साथ खेलनी, फिर ट्राई नेशन खेलनी, फिर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आने में भी वो भी ट्राई नेशन सीरीज हो जाए, तो 3 सीरीज हैं एक तरह से। उन 3 सीरीज में ही सलमान आगा को ही कप्तान रखना चाहिए, फिर आगे टी20 वर्ल्ड कप होगा। मेरा भी ये मानना है कि शायद टी20 वर्ल्ड कप को इतना टाइम नहीं पड़ा कि किसी और को कप्तानी दी जाए और उन्हें कहा जाए कि आप टीम को चलाइए। मिसाल के तौर पर 2 नाम, एक तो ये कि सलमान आगा ही कप्तान रहने चाहिए, दूसरा ये अभी क्रिकेट बोर्ड के हलकों में आया कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना देना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप जब आया था तो सबसे पहला काम यही किया था कि शहीन शाह अफरीदी को बिना किसी वजह के टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया था। सिर्फ एक सीरीज के कप्तान बन के रहे थे शहीन शाह अफरीदी, और वजह यह बताई गई थी कि शहीन शाह अफरीदी चूंकि बॉलर हैं तो बॉलर के लिए कप्तान बनना मुश्किल काम है क्योंकि वो सभी मैच नहीं खेल पाएंगे और बलाम बलाम बलाम, उस वक्त ये थ्योरी पेश की गई थी। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना ही वो काम जो सबसे पहले किया था उसके ऊपर यू टर्न मारेगा? नंबर 2, रिजवान की एक ऑप्शन है कि वो अच्छे कप्तान हैं, आपके वनडे टीम के अभी भी वो कप्तान हैं, तो क्या उनको बना दिया जाए? फिर सवाल फिर उठेगा कि रिजवान को हटाया क्यों था। और बाबर आजम, मुझे नहीं लगता कि अगर आप उनको ऑफर भी करेंगे तो अब दोबारा वो कप्तान बनेंगे। वैसे तो वो टीम में भी नहीं है फिल वक्त, तो ये भी एक सवाल है कि वो टीम में भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। मगर ऑप्शंस आपके पास यही हैं 3-4, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप सलमान आगा के साथ ही जाएं, और माइक हैसन नहीं चाह रहे बतौर कोच कि वो सलमान आगा की किसी तरह से बली दी जाए। वो चाहते हैं कि सलमान आगा को ही कप्तान बरकरार रखा जाए, खासकर टी20 वर्ल्ड कप सर पे है, किसी और की कप्तानी में टीम को ग्रूम करना, फिर सब चीज़ों को लेके जाना, एक मनफी असरात इसके हो सकते हैं। और ये गोरे कोचेस का हमेशा ये स्टाइल रहा है कि आपने कप्तान बना दिया, अब वो अच्छा है या बुरा, उसको एक मेगा इवेंट तो देना कम अज़ कम, फिर डिसाइड करेंगे वो अच्छा है बुरा। कहने को एशिया कप में सलमान आगा की बैटिंग कुछ खास नहीं रही थी, अगर खाली उनके एज ए बैटर देखी जाए तो मुझे भी लगता है कि टीम में जगह नहीं बनती है। मगर किसी एक का बैट पैच आ ही सकता है। अब हमसाया देश, अक्सर एग्जाम्पल देते हैं लोग वैसे, कि आप सूर्य कुमार यादव की भी देख लें कि उसके भी तो रन नहीं आए, मगर सूर्य कुमार यादव का माजी बताता है कि वो कितना तगड़ा है। वो 300-400 टी20 में कर रखे हुए हैं, सलमान आगा ने नहीं कर रखे हुए। यानी अगर सूर्य कुमार यादव का बैट पैच है तो उसके ऊपर एतमाद जरूर है कि वो लंबी इनिंग खेलने के काबिल है, क्योंकि उसने ऐसा कर दिखाया हुआ है। मेरा सनाउल्लाह का जाती मानना यह है कि सलमान आगा में भी ये कैपेसिटी जरूर है, मगर माजी में उन्होंने किया नहीं हुआ क्योंकि अभी टीम में आए और कप्तान बन के ही आए। वो कोई रेगुलर टीम का हिस्सा टी20 का वो कभी भी नहीं थे। उनके पीएसएल के अंदर भी किसी भी टीम के अंदर रेगुलर के तौर पर नहीं वो कभी भी खेले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा जरूर है, मगर एज ए रेगुलर बैटर वो टीम के साथ नहीं जम के खेल पाए और कभी कप्तान भी नहीं रहे थे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उन सलमान अली आगा। बट मेरा ये मानना है कि सलमान आगा को कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए। इससे पाकिस्तान में 2 प्रॉब्लम आएंगे। एक ये कि सलमान आगा कप्तान नहीं है तो टीम में भी नहीं होंगे, तो उनकी जगह पे चौथे 5वें नंबर के ऊपर बल्लेबाजी कौन करेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये होगा कि अगर सलमान आगा कप्तान नहीं तो फिर कुछ पुरानों में से कप्तान बनाना पड़ेगा, फिर एक नया, एक वही जो प्रॉब्लम रहे वो शायद दोबारा से जनरेट ना पाए, ना हो जाए। मुझे सिर्फ ये, मैं सबसे पहले बीइंग जर्नलिस्ट, मेरे लिए हैरानी थी जब शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया था, क्योंकि अभी तक आपने उनको टेस्ट ही नहीं किया था। अगर पीएसएल के देखा जाए ना परफॉर्मेंस बेस, जहां पे आप बहुत काउंट कर रहे होते हैं क्रिकेटर्स को भी और उनकी कप्तानी को भी, तो सबसे कामयाब शहीन और रिजवान ही हैं। तो शहीन को बनाया गया, सिर्फ एक सीरीज देने के बाद हटा जाना गलत था। वो अगरचे जगात साहब ने उनको बनाया था, बाद में नकवी साहब ने आकर उनको आती सबसे पहले उनको हटाने का काम किया था। वो कभी भी किसी की समझ में आज तक नहीं आ पाया कि वो कहाँ से वो फैसला हुआ। फिर आपने बाबर को बनाया, फिर उनको हटाया, फिर रिजवान को बनाने के बाद भी सिर्फ 1-2 सीरीज हारने के बाद उनको भी हटा देना, वो भी समझ से बालातर था। मुझे लगता है कि रिजवान विद अथॉरिटेटिव कैप्टेंसी वो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती थी, मगर आपने उनको भी हटा दिया। अब कप्तानी का चैप्टर खुला है, क्योंकि वो जो कप्तान है आपका वो बैटिंग से रन नहीं दे रहे हैं। अगर वो बैटिंग से रन दे रहे होते तो शायद उनकी कप्तानी के ऊपर ज़्यादा सवाल ना होते। एज ए बैटर वो रन नहीं बना रहे और एक कंप्लीट बैटर की जगह पे वो खेल रहे हैं, ये उनके ऊपर ऑब्जेक्शन है। मुझे लगता है कि सलमान आगा पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये आना चाहिए कि आप बॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। यू आर एन ऑलराउंडर, और आप बॉल कम से कम 2 ओवर तो आपको डालने चाहिए। खासकर आप एशिया कप का फाइनल भी देख लें तो खब्बा खड़ा है सामने, तिलक वर्मा, तो एक आधे ओवर की ट्राई मारनी चाहिए थी, जहां पे हमने साइमी जुब को फ्रॉम नो वेयर
एक बेस्ट ऑलराउंडर बना के रख दिया आईसीसी रैंकिंग के अंदर, तो वहाँ पे सलमान आगा जो ऑलरेडी टेस्ट के अंदर ऑलराउंडर के शेप में खेलते थे, वो टी20 में बॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि उनको उस तरफ लाना चाहिए और कप्तानी बरकरार रखनी चाहिए टी20 वर्ल्ड कप तक, तो अभी अनाउंस कर देना चाहिए ताकि उनको भी बिलीव हो, टीम को भी बिलीव हो और सिलेक्शन कमेटी भी इसी सोच के साथ आगे बढ़े। नंबर 1। अब नंबर 2 ये सवाल आता है कि अगर सलमान आगा कप्तान हैं, जो मुझे लगता है कि वही रहेंगे, तो फिर बाबर रिजवान क्या दोनों टीम में बनते हैं? रिजवान की जगह खुली है, उनके लिए खुला दरवाज़ा है, क्योंकि मोहम्मद हारिस एज ए विकेट कीपर बैटर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। अगरचे ठीक है वो, बट उनको शायद डोमेस्टिक में थोड़े और खेलना पड़ेगा, वहाँ रन बनाने पड़ेंगे, कीपिंग में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, क्योंकि पहले उन पर एतराज़ बैटर का रहा है। अब इस बार कीपिंग के भी थोड़े से क्वेश्चन उनके ऊपर उठे हैं, सो मुझे लगता है कि उसके ऊपर डोमेस्टिक का रास्ता उनके पास है, वहाँ परफॉर्म करके दोबारा वो टीम में आ सकते हैं। बट मीनवाइल रिजवान के लिए रास्ता खुला है, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक रिजवान, दूसरा उस्मान खान। उस्मान खान बैटिंग, मुझे नहीं लगता कि उनको आपने फेयर चांस दिया, मेरा ख्याल था उसको एक आधा चांस और देना चाहिए था, मगर आपने नहीं दिया। और अब अवेलेबल में मुझे लगता है कि रिजवान इज़ द बेस्ट ऑप्शन, वही होंगे। शायद एशिया कप में भी होते तो चीज़ें थोड़ी बेहतर होती, एटलीस्ट 17 के स्क्वाड के अंदर आप रिजवान को रख सकते थे, मगर आपने नहीं रखा था, तो अब रिजवान तो ऑटोमेटिक चॉइस बन गए हैं। अब ये आता है कि क्या बाबर आजम होंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी मुख्तलिफ आरा हैं अभी भी कुछ लोगों की, क्योंकि एशिया कप में तो एक दफ़ा ऐसा भी मोड़ आया था जब क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि हम बाबर आजम को एशिया कप में डाल देते हैं, मगर आपको मालूम है एसीसी और आईसीसी इवेंट में आप फ्रॉम नो वेयर क्रिकेटर्स का ऑडिशन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई प्लेयर खुदा ना खास्ता इंजर्ड ना हो जाए, तो आप रिप्लेसमेंट के तौर पे कर सकते हैं। जैसे हमने मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन को 2022 टी20 वर्ल्ड कप में फ़खर जमान की जगह टीम में शामिल कर लिया था, वो रिजर्व के तौर पर थे, मगर फ़खर इंजर्ड हुए तो वो टीम के अंदर आ गए थे। तो इस तरह से हम चाह रहे थे कि एशिया कप में हम बाबर आजम को डाल लें, मगर फिर फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि कोई इंजर तो था नहीं, तो फिर ऐसे कैसे अंदर टीम में डाल लेते? किसी को गलत इंजरी करके डालने से उस प्लेयर को क्यों एक गलत इमेज देना था, सो वो नहीं हो पाया। तो वो फैसला जो हम एशिया कप में सोच रहे थे कि कर लें, क्या अब एशिया कप खत्म होने के बाद नहीं करेंगे? लाइक आप बाबर आजम के साथ नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि बाबर रिजवान दोनों पाकिस्तान टीम की टी20 की ज़रूरत है, एटलीस्ट एक तो है, मगर अब जैसे हमने टेक्निक्स की खामियां देखी, बल्लेबाजों का फ्लॉप होते हुए देखा, मुझे लगता है कि बाबर रिजवान दोनों टीम की ज़रूरत है। और मैं इस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ कि टी20 वर्ल्ड कप आप श्रीलंका में खेलेंगे, जहाँ पे टर्निंग ट्रैक है, अगेन वहाँ पे आप स्लोगर शायद लोअर मिडल ऑर्डर में आपको एक आधे चाहिए हो, मगर थोड़ा टेक्निकली साउंड प्लेयर भी चाहिए हो। यहाँ पे क्या हुआ, 145 रन पे भी हमने एशिया कप में इंडिया के खिलाफ मैच फंसा लिया था, और ट्राई नेशन खेली थी, वहाँ पे भी लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे, क्योंकि टर्निंग ट्रैक हैं। तो श्रीलंका में इससे भी थोड़े टफ होंगे, क्योंकि वहाँ पे सीमर्स को भी अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाती है। सो टेक्निकली साउंड प्लेयर तो आपको टी20 के लिए चाहिए होगा, तो बाबर रिजवान है, मगर बाबर रिजवान दोनों आते हैं और सलमान आगा कप्तान भी हों, तो सबसे बड़ा सवाल एक पैदा होता है जिसका जवाब ढूंढना होगा पाकिस्तान के थिंक टैंक को, वो ये कि तीनों को प्लेइंग 11 में कैसे जगह दें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बाबर रिजवान सलमान आगा तीनों अगर पाकिस्तान टी20 टीम के प्लेइंग 11 में हैं तो जगह कैसे देना है। मिसाल के तौर पर साइमी जूब को हम ये मान के चलते हैं कि वो अभी टी20 में जगह नहीं पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी मान लें कि मोहम्मद हारिस विकेट बैट्समैन, उनके वो भी जगह नहीं पाएंगे, वो भी ओके हो गया। नंबर 3, हुसैन तलत थे, वो भी नहीं होंगे, वो भी ओके। तो 3 जगह तो बन गई एटलीस्ट, मगर अनफॉर्चुनेटली जो 2 प्लेयर हैं, जो बाबर और रिजवान दोनों ऊपर खेलते हैं, ओपन खेलते हैं या वन डाउन, उससे नीचे वाला नहीं रहा टी20 में उनका, तो आपने फ़खर को ऑलरेडी ओपनर करवाया हुआ है, और 2 ओपनर आपके ऑलरेडी टीम में, जिसे बोलते हैं ना जगह मजबूत है, एक फ़खर जमान, दूसरा साहबजादा फरहान, तो आप दोनों को तो छेड़ नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? 1 डाउन के ऊपर आप बाबर आजम के साथ आएंगे, 2 डाउन के ऊपर आप रिजवान के साथ आएंगे, और 3 डाउन के ऊपर आप सलमान अली आगा के साथ आएंगे। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों पोजीशंस बज़ाहिर ऐसी हैं जहां पे आपको अगर कहीं से भी गियर अप करने की ज़रूरत पड़ी तो तीनों बैटर ऐसे हैं जो थोड़ा टाइम लेके रन को आगे बढ़ाने वाले हैं। सो ये एक पाकिस्तान के पास होगा। इसका हल एक छोटा सा मेरी नज़र में है, वो ये है कि मोहम्मद फ़खर जमान ने हमेशा मिडल ऑर्डर के अंदर बल्लेबाजी की है टी20 में, तो आप उनको उस जगह पे ला सकते हैं। लाइक अगर ओपनर, फॉर एग्जांपल ओपनर रिजवान और साहबजादा फरहान हो जाए, 1 डाउन के ऊपर आपके पास अगर बाबर आजम आ जाए, और 2 डाउन के ऊपर आपके पास फ़खर जमान आ जाए, तो ये मसला हल हो सकता है। ये मेरी अपनी राय है कि इस तरह से ये हो सकता है कि तीनों प्लेयर भी खेल पाएंगे और फिर वो भी होगा। फॉर एग्जांपल आप प्लेइंग 11 को अगर डिज़ाइन करें पाकिस्तान की, कि ओपनर हो रिजवान प्लस साहबजादा फरहान, 1 डाउन बाबर आजम हो, 3 प्लेयर होगा, चौथे नंबर के ऊपर आपके पास फ़खर जमान आ गया, 5वें पे कप्तान सलमान अली आगा आ गया, 6ठे पे हसन नवाज़ आ गया। आई डोंट नो कहाँ से उनको अपनी टीम से ड्रॉप किया था, मगर 6ठे पे वो आते हैं। फिर 7वें नंबर के ऊपर हम वैसे नवाज़ के साथ आ रहे हैं, पर मेरा ये ख्याल है कि खुशदिल को भी इग्नोर आप नहीं कर सकते। नवाज़ ने बहुत अच्छा खेला है, मतलब 15 के अंदर तो होंगे 100%, मगर आप प्लेइंग 11 में आपको देखना है
अभी ये 7वें नंबर पे आपको बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए या बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए? मुझे लगता है कि आपको बैटिंग ऑलराउंडर डालना चाहिए। ये जो आप 8 तक बैटिंग को लेके जाते हैं उससे बेहतर है कि आप 7 तक बैटिंग को रखें, बाकी सब आप बॉलर डालें। ये मेरा ये ख्याल है। सो आपके पास खुशदिल स्लैश नवाज़, ये दोनों के ऑप्शन हैं। 8वें नंबर पे आपके पास फ़हीम अशरफ है, हमेशा वो तनकीद की ज़द में रहे मगर एशिया कप बहुत शानदार वो खेले। 9वें नंबर पे आपके पास शहीन शाह अफरीदी है, तो शहीन शाह अफरीदी की भी 15 की एवरेज है टी20 में। अब ये ज़हन में रखिएगा, हम शहीन को बॉलर के तौर पे ले रहे हैं मगर टी20 में उनकी एवरेज 15 की है, बेटर दैन फ़हीम इवन। सो ये आप इग्नोर मत करिएगा। तो इसमें आप अगर किसी एक को हटा के रेगुलर बॉलर भी डाल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 9 तक एक तरह से आप चल पाते हैं। फिर 10वें नंबर पे वसीम जूनियर मेरा ख्याल में आपके पास है और 11वें नंबर पे आपके पास अबरार है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अबरार, शहीन शाह अफरीदी और वसीम जूनियर, ये 3 आपके पास रेगुलर बॉलर हैं, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। यही वो एक खामी है जो हमेशा हमें महंगी पड़ती रही है। तो मुझे ये लगता है कि आपके पास शहीन शाह अफरीदी के होते हुए भी 9 तक बैटिंग चली जाती है, तो आप एक बॉलर को डाल सकते हैं। अब वो किसको निकाल के बॉलर डालना है, शायद नवाज़, वहाँ पे आपको अगर देखा जाए इस प्रॉस्पेक्ट में तो नवाज़ चाहिए होगा, मगर आप बैटिंग पर देखा जाए कि नीचे से लोअर मिड ऑर्डर में मारने वाला कौन है, तो शायद खुशदिल हो। सो ये एक कन्फ्यूजन है कि 7वें नंबर पे पाकिस्तान को क्या चाहिए एक्चुअल में। मुझे लगता है कि 2 ऑलराउंडर शायद नहीं चाहिए आपको। आपको उनमें से एक बॉलर चाहिए। आप नवाज़ के साथ भी जाते हैं, आप फ़हीम के साथ भी जाते हैं। सो इनमें से एक बॉलर चाहिए ताकि रेगुलर बॉलर हो उसके साथ। तो फ़र्ज़ किया अगर नवाज़ नहीं है और 7वें नंबर पे बैटिंग फ़हीम अशरफ करते हैं, 8वें नंबर पे शहीन शाह अफरीदी करते हैं और आप ऑलराउंडर के बजाय सुफियान मुकीम के साथ चले जाएँ। वैसे मैं एक थ्योरी दे रहा हूँ। तो आपके पास 2 स्पिनर हो गए क्योंकि श्रीलंका में आपने 2 रेगुलर स्पिनर डालने ही पड़ने हैं। एक सुफियान, एक अबरार, फ़र्ज़ किया ये हो गए। 2 आपके पास पेसर हो गए, एक शहीन, एक वसीम जूनियर, हारिस रऊफ़, जो भी नसीम शाह, जो भी आप समझ लें। तो 4 रेगुलर बॉलर हो गए। 5वां आपके पास फ़हीम अशरफ होगा। छठा वाली ऑप्शन जो है वो आप सलमान आगा को करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार साइम अय्यूब टीम में नहीं है। तो साइम अय्यूब के ना होने से बॉलिंग वाला एक रहता है, मगर क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे तो इसलिए एक्सेप्टेबल है कि ठीक है, हम गुज़ारा कर लेंगे। तो ये एक चीज़ है। सो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का क्वेश्चन है कि बाबर, रिजवान, सलमान आगा तीनों अगर हैं तो प्लेइंग 11 क्या बनती है? और ना सिर्फ प्लेइंग 11 क्या बनती है, हमें बैटिंग ऑर्डर भी शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर तीनों खेलते हैं तो मेरे मुताबिक कभी भी फ़खर जमान ऊपर ओपन नहीं कर पाएँगे क्योंकि फ़खर को ओपन करने का मतलब है 1 डाउन के ऊपर मे बी बाबर या रिजवान और 2 डाउन के ऊपर बाबर या रिजवान। सो वो कभी भी इस नंबर पे नहीं खेले हैं और ज़बरदस्ती अपने अच्छे खिलाड़ी को गलत नंबर पे खिलाने का तो जैसे बोलते हैं लॉजिक नहीं बनता, तुक नहीं बनता है। सो मेरा ख्याल है ये हमें बाबर रिजवान को डालना है तो बैटिंग ऑर्डर को भी चेंज करना पड़ेगा और कुछ एज ए लीडर सलमान आगा को भी एक स्टेप लेना पड़ेगा और वो स्टेप ये है कि भाई साहब आपको बॉलिंग करनी पड़नी है क्योंकि इस बार आगा नहीं है। इस बार साइम नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा। आगा के ऊपर दबाव ज़रूर है, हो सकता है कहीं पे रन हो, कहीं पे मैच भी वो उनसे दूसरी टीम छीन के ले जाए जब वो बॉलिंग कर रहे हो, मगर ये मजबूरी है, उनको इसके साथ आना ही पड़ेगा। अगर तिलक वर्मा ओवर कर सकते हैं एशिया कप जैसे फाइनल मैच में, तो सलमान आगा क्यों नहीं कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है जो सलमान आगा को खुद इसका जवाब ढूँढना है और एज़ ए ऑलराउंडर टीम के अंदर आना है क्योंकि बल्लेबाजी से रन नहीं आ रहे हैं, तो बॉलिंग में हो सकता है जो साइम ने किया वो आगा भी कर जाते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कर जाते। और दूसरा, सलमान अली आगा को टीम में रखने का एक और लॉजिक ये भी है कि अगर सलमान अली आगा नहीं है तो पीछे आपके पास डोमेस्टिक में या ओवरऑल बेंच में और कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो आपको लगता है कि वो टीम में आना चाहिए? मतलब ठीक है, सलमान आगा के बल्ले से रन नहीं आए मगर ट्राई नेशन वो अच्छा खेला था। उसने राशिद खान के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की थी और मुझे लगता है कि उनको चांस देना चाहिए, खासकर पाकिस्तान के अंदर ज़रूर देना चाहिए। उनकी स्ट्राइक रेट भी चेक हो जाएगी क्योंकि अभी तक वो जहाँ पे ज़्यादातर खेले हैं वो टफ़ कंडीशन में खेले हैं। ट्राई नेशन हो या बांग्लादेश के घर जाके खेले या दुबई में भी, खैर दुबई में थोड़ी बैटिंग विकेट्स भी मिल गई थी उनको, खासकर इंडिया के खिलाफ पहले 2 मैचेस में, मगर रन नहीं आए थे। सो एक ब्राइट चांस होगा सलमान आगा के पास। ट्राई नेशन भी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, अफ्रीका के खिलाफ भी हम पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं, तो अपनी बैटिंग को भी वो एज ए बैटर भी साबित करें, थोड़ा खुद को भी साबित करें, मतलब अपनी नज़र के अंदर भी, और कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा जब वो रन करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई बल्लेबाज है। हुसैन तलत एक मैच में रन किए थे जब श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में एक आधा ही बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर के अंदर और वो भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं करना चाह रहा। मुझे लगता है कि उनका ये इशारा हसन नवाज की तरफ था क्योंकि वो ओपनर थे, आपने उठा के उनको मिडिल ऑर्डर में रख दिया था। सो बहुत से क्वेश्चन हैं जिसका आंसर पाकिस्तान क्रिकेट के थिंक टैंक को ढूंढना है। कप्तानी का सबसे बड़ा सवाल है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास, सलमान आगा के साथ ही जाना चाहिए। और दूसरा सवाल सलमान आगा की कप्तानी में आने के बाद ये उठेगा कि बाबर रिजवान क्या टीम में बनते हैं? अगर बनते हैं तो फिर ओपनर चेंज करना पड़ेगा। फ़खर जमान फिर ओपनर नहीं होंगे, फिर 2 डाउन खेलेंगे। ये मेरी असेसमेंट है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।